विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है लगभग। प्रश्न संख्या 2, ध्वनि की तीव्रता आई एवं आयाम ए में संबंध है। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी आई एवं आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड ए में क्या संबंध है? तो इंटेंसिटी आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात इसका आंसर होगा ए। ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है? तो प्रत्यास्थ तरंगे है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे है? तो प्रत्यास्थ तरंगे है। विद्युत चुंबक के तरंगे है, ये भी दोनों है। आघात तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे है, इसका आंसर होगा बी। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे है। जब स्थिर जल में आप पत्थर गिराएंगे तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होगी वो कौन सी तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ और प्रगामी तरंगे। तो अनुप्रस्थ और प्रगामी तरंग, इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है विस्पंदन की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है व्यतिकरण के कारण अर्थात इंटरफ्रेंस के कारण। इसका आंसर होगा डी। आप साइंस के इस क्यूज के अंत तक बने रहें, अवश्य ही यह क्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है आकाश में बादल का गर्जन 10 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ता है तो व्यक्ति तथा बादल के बीच की दूरी होगी, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है। तो दूरी बराबर समय गुने चाल, ये दोनों को गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 3320 मीटर, है ना। आपको किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करेंगे तो 3.32 किलोमीटर, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग के डैश के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, इसका आंसर होगा सी। अनुदैर्ध्य तरंग संभव है सिर्फ, अनुदैर्ध्य तरंग संभव है सिर्फ किसमें? ठोस, द्रव और गैस तीनों में। अनुदैर्ध्य तरंग संभव है सिर्फ ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो ध्वनि की गति तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, सही है। अगला देख लेते हैं आवृत्ति बढ़ने से v बराबर f इंटू लैम्डा। आवृत्ति को बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। नमी की मात्रा घटने से, तापमान घटने से, इसका सही आंसर होगा तापमान की वृद्धि से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, आंसर होगा ए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगी? ध्वनि के चाल पर प्रेशर अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो दाब को कितना भी गुना बढ़ा देंगे तो उसका स्पीड उतना ही होगा, अर्थात 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, इसका आंसर होगा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न संख्या 11, रात में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि के व्यतिकरण के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण, इसमें से कोई नहीं। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण रात में ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। रात में ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों सुनाई पड़ती है? कारण ध्वनि के व्यतिकरण के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर होगा बी। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसका आंसर आप करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर होगा बी। इट्स ओके। अगला प्रश्न है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? ये वेवलेंथ दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, जबकि प्रकाश तरंग का वेग होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उसकी फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू निकालना। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रश्न संख्या 12, यहाँ लैम्डा अर्थात वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? तो 3000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻−10 मीटर के बराबर। तो 10⁻−10 मीटर यहाँ लिख लेंगे। अगला प्रकाश का वेग जो होता है v कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुने 10⁸, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपसे पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो पहले तो इक्वेशन लिखिए v बराबर
एफ इज टू लैम्डा का फॉर्मूला होता है। प्रकाश का वेग दिया हुआ है 3×10⁸ बराबर एफ फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, जबकि वेवलेंथ दिया हुआ है 3000 × 10⁻⁻10 और ये मीटर। एफ का वैल्यू निकालना है। चलिए एफ का वैल्यू, तो एफ बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ भी इधर भी 3 इधर भी 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ 10⁸ है, बच्चे क्या बचेगा 10⁸ बटे 1000 अगुने 10⁻⁻10 ये जाएगा तो 10⁻18, 18 में से 3 का तो 15, यानी 1×10⁻15 हर्ट्ज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 1×10⁻15 हर्ट्ज, तो 1×10⁻15 हर्ट्ज किस में है, तो ऑप्शन ए में, तो इसका सही आंसर ए होगा। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपको ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो वैसी फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज 20,000 से अधिक होगा उसे हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ 25,000 हर्ट्ज है, तो इसी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते, अर्थात इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है, विमान, पोत, प्रकाश, ध्वनि। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल को निर्धारित करने में किया जाता है, तो विमान की चाल को निर्धारित करने में किया जाता है, इसका आंसर होगा ए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोसों में होता है। तो पहला इस्पात में, निर्वात में, जल में कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए इस्पात में। रडार का क्या प्रयोग है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रेडियो तरंग से पदार्थ की उपस्थिति और स्थान निर्धारण करते हैं, इसका आंसर होगा सी। रडार का उपयोग रेडियो तरंग से पदार्थ की उपस्थिति और स्थान निर्धारित किया जाता है कि वो किस स्थिति में और कहाँ, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, निर्धारित करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो डेसिबल निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ए होगा इसका आंसर, ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती, निर्वात से। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती, निर्वात से नहीं गुजरती, इसका आंसर ए होगा। एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, इसका अर्थ है तरंग का प्रकार अल्ट्रासोनिक है, माइक्रोवेव है, इंफ्रासोनिक है, रेडियो तरंगे है, क्या होगा, इसका आंसर इंफ्रासोनिक होगा, इंफ्रासोनिक। व्यतिकरण की घटना का उदाहरण है, व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस की घटना का उदाहरण है। पहला है कालांतर, दूसरा है आवृत्ति में परिवर्तन, तीसरा वेग में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ए कालांतर यानी फेज डिफरेंस। यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, यानी वेवलेंथ को आधा कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, तो ध्वनि की चाल v बराबर एफ इंटू लैम्डा, तो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब ही तरंग लंबाई आधी होगी तो उसका जो चाल है वो भी आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेरित तरंग की फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति क्या है। देखिए एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर, अर्थात इसकी जो आपको दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ अर्थात तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 30 मीटर, और चूंकि रेडियो स्टेशन से रेडियो तरंगे प्रसारित होती है, तो कोई भी रेडियो तरंग का वेग 3×10⁸ अर्थात प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो v बराबर एफ टू लैम्डा फॉर्मूला यूज करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका आपको वेवलेंथ अर्थात लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा का जो वैल्यू दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और आपको रेडियो तरंग का स्पीड कितना होता है, तो 3:10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। और v बराबर क्या होता है, एफ टू लैम्डा।
भी यानी रेडियो तरंग का जो स्पीड होगा वो कितना होता है 3:10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, जबकि 30 मीटर आपका बैंड फिर दिया हुआ है। यानी इसका जो वैल्यू आएगा, यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालेंगे तो 3×10⁻⁸ नीचे क्या होगा 30, 10 से 10 यानी 10 और ये 7 यानी 10⁻17 हर्ट्ज। तो इसका 10⁻7 हर्ट्ज के बराबर आएगा। देखिए अब 10⁻7 कहाँ है, के और के का वैल्यू होता है 3 और 1 के तो 4 हो गया, 3 या 2 ये 5 हो गया। एवी नहीं, मेगा मतलब होता है 10⁻6 और 10 से गुना करते हैं 7 यानी 10⁻7 हर्ट्ज। इसका आंसर होगा सी, है ना। तो एक रेडियो तरंग जिसका बैंड यानी वेवलेंथ दिया हुआ था, रेडियो का स्पीड प्रकाश के स्पीड के बराबर वैल्यू निकले तो और इसका वैल्यू आया 10 मेगा हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए शोर की वह सही सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल से जब ही ऊपर होगा तो ये शोर हो जाएगा। मतलब मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा मतलब कितना सीमा तक वो ध्वनि की तीव्रता को सह सकता है तो 85, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक क्या होगा, वो नॉइज अर्थात शोर के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते। क्वेश्चन नंबर है 25 में है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे शून्य में अर्थात निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश, ऊष्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंगे कर सकती है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। तो पानी में, निर्वात में, लोहा में, वायु में। तो निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 27 दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ सीमा। तो इसका आंसर होगा बी, आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी गैस में ध्वनि की चाल अनुक्रमानुपाती होती है। तो तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये बात तो सही है। वायु में ध्वनि का दाब पर निर्भर नहीं करती, ये बात भी सही है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती, ये तो प्रभावित होगा। इसका सही आंसर सी होगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि कम हो जाती है, ऐसा नहीं। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, जबकि कहता है कम है। आपको सही नहीं बदला खोजना था, तो इसका आंसर होगा सी। आप समझ गए होंगे। कोई वीडियो को पॉज करके पुनः इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल की ध्वनि की प्रबलता का स्तर संगत होगा। सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, साम्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाले गली की आवाज़ से, यंत्र कारखाने के शोर से। 100 डेसिबल की ध्वनि कौन सा प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपको यंत्र कारखाने के शोर से 100 डेसिबल तक की ध्वनि तीव्रता की क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अगला प्रश्न होगा जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर का कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और अधिगुणता कारण। तारत्व और प्रबलता कारण, केवल ध्वनि गुणता कारण, केवल प्रबलता कारण। तो इसमें कौन सही होगा। तारत्व, प्रबलता, ध्वनि गुणता, ये तीनों क्वालिटी होना चाहिए। तो इस 31 का सही आंसर होगा केवल ध्वनि गुणता, यानी
उसके क्वालिटी को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वह साउंड सितार की आई हुई है या बांसुरी की है। तो इसका सही आंसर होगा सी। 32 प्रश्न है, सोनोग्राफी में काम आती है श्रव्य ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे, प्रस्रव तरंगे, एक्स किरणें। सोनोग्राफी में काम क्या आती है? सोनोग्राफी प्रस्रव तरंगे काम आती है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रस्रव तरंगे। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है? तो प्रस्रव तरंगे। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे क्या है? निर्वात में चल सकती है? बिल्कुल नहीं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है? केवल गैस माध्यम में चल सकती है? ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है? इसका आंसर होगा डी। ध्वनि की सुरीला होना निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि के तारत्व पर, ध्वनि गुणता पर। ध्वनि की तीव्रता पर, ध्वनि की तीव्रता, इसका सही आंसर होगा 34 का। ध्वनि की तारत्व यानी पिच पे है ना, ध्वनि की तारत्व पे, तारत्व जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर होगा बी। इट्स ओके। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस में? ठोस में, गैस में, द्रव में, वाष्प में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। किस में? तो ठोस में। अगला प्रश्न है, प्रासरब तरंगों की आवृत्ति होती है। प्रासरब कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। इसका आंसर होगा ए। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंग वाले को हम कहते हैं प्रासरब तरंगे। तो वैसी तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे प्रासरब तरंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। ध्वनि की गति धीमी होती है जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। इसमें किस में ध्वनि गति सबसे कम हो? देखिए, लोहा तो ठोस हो गया, हवा गैस हो गया, हाइड्रोजन उसमें भी गैस है, और जल तो लिक्विड हो गया। तो हवा में और हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है यानी हवा इसका आंसर होगा। तो ध्वनि गति धीमी होती है हवा में लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? अवरक्त, परावैंगनी, एक्स किरणें, प्रासरब तरंगे। तो प्रासरब तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सूखी हवा से नमी में कम होता है। ध्वनि का वेग कहता है सूखी हवा से नमी में कम होता है। सूखी हवा में ज़्यादा होता है, नमी में कम होता है। इसका आंसर 40 का। और ऑप्शन अगला देख लेते हैं। ऐसे इसका आंसर जो होगा, सूखी हवा से नमी में अधिक होती है। सूखी हवा से नमी में अर्थात नमी युक्त हवा में ध्वनि का वेग अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे है। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाली तरंगे होगी आपको दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे। अगला है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। अर्थात ध्वनि सुने जाने के बाद भी उसका प्रभाव आपको 1/10 सेकेंड तक रहता है। किस तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन किस तापमान पे? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हर्ट्ज इकाई है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति इकाई है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर पुल टूटने का खतरा रहता है। बिल्कुल नहीं। पैरों में उत्पन्न ध्वनि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है फ्रीक्वेंसी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। इसका आंसर होगा डी। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन मीडियम। इट्स ओके। इसका आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का प्रवर्तन। आंसर होगा ए। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंग के संबंध में सत्य है? इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस की चाल 332 मीटर प्रति होती है, सभी सत्य है। इनमें कौन सा कथन ध्वनि तरंग के विषय में सत्य है? तो ये सभी के सभी क्या है? सत्य है। इसका आंसर होगा 48 का आंसर होगा। पुनः इसे चेक कर लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंग के संबंध में सत्य है? आपको सही वाला खोजना है।
इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकते। देखिए ये तो निर्वात में नहीं चल सकते, इसे ध्रुवित भी नहीं किया सकता है। सी को देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो सही बात है, तो इसका आंसर सी ही होगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, की तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, का आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इसलिए तो इसका 49 का होगा ए। अगला प्रश्न होगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर, 16.6 लगभग 17 मीटर होना चाहिए। आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग का निर्धारण किस आधार पर होता है? संपीड़न से, विरल से, ध्रुवण से, व्यतिकरण से। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग का जो निर्धारण होता है वो ध्रुवण के आधार पर किया जाता है, पोलराइजेशन के आधार पर किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। तरंगों का निम्न में कौन सा गुण दूसरे से स्वतंत्र है? वेग, तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति। इसका एक दूसरे से स्वतंत्र रहने वाला जो है वो गुण क्या है? वेग। तरंगों का निम्न में कौन सा गुण दूसरे से स्वतंत्र है? तो उसका आंसर होगा वेग ए। जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहती है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन बता चुके हैं, इसका आंसर होगा सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? द्रव्य तरंगों का, यांत्रिक तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगों का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, मैटर वेव का। इसका आंसर होगा ए। माध्यम के रूप की प्रत्यास्था का गुण जैसी तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक है। माध्यम के रूप की प्रत्यास्था का गुण जैसी तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक है, क्या है? तो इसका अनुप्रस्थ, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, अनुप्रस्थ। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है। उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा 56 का। जब 1/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1:4 होगा। 1:4 1:4 रेशियो में होगा। इसका सही आंसर होगा वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेशक आज का ये क्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और मेरे से साथ प्रत्येक साइंस क्यूज में हिस्सा ले। निम्नलिखित में से अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? निम्नलिखित में अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? सितार के तार उत्पन्न तरंगे, ध्वनि सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल के अंदर उत्पन्न तरंगे, उपयुक्त सभी। आपसे पूछा गया कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो सितार के तार में उत्पन्न तरंगे, तो सितार के तार में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ होती है, जबकि आपको अनुदैर्घ्य खोजना, ये तो नहीं होगा। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, तो जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे होती है, भी नहीं होगा। जल के अंदर उत्पन्न तरंगे, इसका यही आंसर होगा। तो जल के अंदर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसका आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वायु स्तंभों में अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे बनती है? सितार में, वायलिन में, बांसुरी में, गिटार में। इसका सही आंसर होगा बांसुरी। निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वायु स्तंभों में अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे बनती है? बांसुरी में। तो आपके लिए साइंस क्यूज बेशक हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।